Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm your chemistry teacher Shahzeb Kiani, and today we are going to discuss evaporation. Evaporation is a very easy process. देखिए बड़ा ही आसान है evaporation. इसको definition से start करते हैं. Evaporation is simply the changing of a liquid. किसी भी liquid का gas में change हो जाना. It is the changing of a liquid into gas phase. किसी भी liquid का gas में convert हो जाना is called evaporation. इसको evaporation कहा जाता है. ठीक है. सो इट इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस. गैस का लिक्विड में चेंज होना इवेपोरेशन, और वापस किसी भी लिक्विड का गैस में चेंज होना इट इज इवेपोरेशन, एंड गैस का दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना दैट इज कंडेंसेशन. तो इट इज रिवर्स टू कंडेंसेशन. ठीक है. तो आपके पास एक प्रोसेस आ गया. इट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिक्विड. लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है आपके पास कोई भी सब्सटेंस गैस में, और वो गैस से दोबारा कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. गैस से अगर हम बात करें तो गैस से वो दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में. तो एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में जा रहा है, दूसरा जिसमें गैस लिक्विड में जा रहा है. तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इज इवेपोरेशन. ठीक है. और दोबारा से गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना दिस इज कंडेंसेशन. तो इट इज रिवर्स टू कंडेंसेशन विच इज द चेंज ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड. इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. याद रखें, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये आपके पास एक कोल्ड वाटर है और ये आपके पास हॉट वाटर है. हॉट वाटर बॉयल हो रहा है. क्यों बॉयल हो रहा है? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. और 1 मोल ऑफ वाटर जब लिक्विड स्टेट में आपके पास मौजूद होता है, इसको आपने वेपर में अगर कन्वर्ट करना है, देखें वाटर लिक्विड फेज में मौजूद है, इसको वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 40.7 किलो जॉल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. द लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन. अब हम पढ़ेंगे कि कोई चीज़ इवेपोरेट क्यों करती है. काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती है. सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती. ठीक है. तो लिक्विड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं तमाम तर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज नॉट सेम. ठीक है. दिस इजंट सेम. ये एक जैसी नहीं होती. कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है. तो जिनकी ज़्यादा होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से जिनकी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, the molecules having more than the average kinetic energy overcome the attractive forces, और फिर वो escape कर देते हैं सरफेस से. ये देखें, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है. तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं गैस फेज में, यानी ये इवेपोरेट हो जाते हैं. तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि ये इवेपोरेशन को क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी इवेपोरेशन उतनी कम होगी. ठीक है. तो इसका एक इन्वर्स रिलेशन है, याद रखिए. अगर हम बात करें इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो इवेपोरेशन तकरीबन तमाम टेम्परेचर पे होने वाला प्रोसेस है. हाँ, हाई टेम्परेचर पर ये ज़्यादा होता है और लो टेम्परेचर पर ये कम होता है. इसलिए हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी. इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पास इवेपोरेशन भी बढ़ती है. क्योंकि अच्छा, मैं इसका भी एक लिंक बना दूं कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. के ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और इवेपोरेशन भी अल्टीमेटली उतनी ही ज़्यादा होगी. अगर हम बात करें तो जहाँ पर भी इवेपोरेशन होती है वहाँ कूलिंग प्रोड्यूस होती है. मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है. इसी तरह से आप गर्मियों में देखेंगे कि बारिश के फ़ौरन बाद हब्स फील होता है और उसके बाद फिर ठंडक का एहसास होता है. तो वो इसलिए होता है कि जितना भी वाटर है वो सारा का सारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं और पीछे एनर्जी डेफिशिएंसी रह जाती है, जिसको कंपनसेट करने के लिए वहाँ पर तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है. लाइक व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब ये देखें, लेट्स से ये आपके पास एक सरफेस है. ठीक है. और इस सरफेस के ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. लेट्स से ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं.
ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस से सारा का सारा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते जाएंगे और टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, ये मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते चले जाएंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे और रिमेनिंग बच जाने वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं जिसकी वजह से बच जाने वाले पीछे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाते हैं, चले जाते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल्स डाउन, वो कम हो जाता है। इस एनर्जी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो है वो कम हो जाता है और हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। आप अगर अपने पाम के ऊपर या अपने हैंड के ऊपर अल्कोहल का या वाटर का भी इवन आप ड्रॉप ऐड करते हैं, डालते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है, उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स ने आपकी स्किन से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, फील होता है। वेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द कूलिंग फैक्टर। वेपोरेशन जो है वो कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, फॉलिंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहला जी आपके पास सरफेस एरिया। याद रखें वेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन एंड सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। मिसाल के तौर पर आपके पास ये देखें, एग्जाम्पल है कप की। दिस इज अ कप और दिस वन इज अ सॉसर। तो कप का सरफेस एरिया आप देख सकते हैं, ये देखें जी, कप का सरफेस एरिया इतना है जबकि सॉसर का सरफेस एरिया अच्छा खासा वाइड है। ठीक है, अब ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशन, लेसर द सरफेस एरिया लेसर विल बी द इवेपोरेशन। तो सॉसर, whenever the saucer is used, the tea is cooled quickly because due to the difference in the surface area, the saucer occupies more surface area than the cup. दिस इज बिकॉज अब ये इवेपोरेशन हो जाती है, लार्ज सरफेस एरिया से ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, लेसर सरफेस एरिया से कम इवेपोरेशन होती है, और सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी। उस एनर्जी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए जो लिक्विड है वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें चाय या उसमें कॉफ़ी जल्दी ठंडी होगी। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो मैं इसका भी लिंक पहले भी बता चुका, मैं फिर बता देता हूँ कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। हाई टेम्परेचर पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई होता है। क्यों हाई होता है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास जो उसका टेम्परेचर है वो हाई है। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, सो दैट दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड इवेपोरेट रैपिडली। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पे ओवरकम कर जाते हैं एंड इवेपोरेट कर जाते हैं तेज़ी के साथ। बात करते हैं एग्जाम्पल की। आप देखें आपके पास वाटर, सेम वाटर है, 3 बीकर्स में मौजूद है, एक 20 डिग्री सेल्सियस पे, एक 50 डिग्री सेल्सियस पे और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर उससे कम होगी काइनेटिक एनर्जी और 20 डिग्री सेल्सियस वाले में सबसे कम होगी। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन भी मैक्सिमम होगी, मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। यहाँ भी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे बट नॉट एज मच, और यहाँ मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन सबसे कम होगी ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज ये इसलिए होता है कि हॉट वाटर इवेपोरेट करता है जल्दी कोल्ड वाटर से। क्यों हॉट वाटर जल्दी इवेपोरेट करता है? क्योंकि हॉट वाटर में मौजूद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। शुरू में ही मैं बता चुका, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी इवेपोरेशन उतनी कम होगी। तो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द लिक्विड टू इवेपोरेट। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफिकल्टी फेस करते हैं इवेपोरेट होने में। वाटर है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वाटर के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए उसको इवेपोरेट करवाना मुश्किल है। जबकि अल्कोहल में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उसको इवेपोरेट करवाना आसान है। तो ये था इवेपोरेशन। 2 शॉर्ट क्वेश्चन था हमने डिस्कस किए और फिर हमने फैक्टर्स डिस्कस किए। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।